हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बढ़िया हैं और अपना रिवीजन भी अंतिम दिनों में बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो पॉडकास्ट सीरीज है उसमें हम कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन की बात करने वाले हैं, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का। तो आराम से तसल्ली से अपने ईयरफोन्स को, ईयरपॉड्स को या हेडफोन्स को कान में लगा लीजिए और आराम से रिलैक्स करके मैं जो बोल रहा हूं वो बढ़िया तरीके से सुन लीजिए। चैप्टर हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के एनसीईआरटी की शुरुआत ही ये दे रखी है कि हर जीव जो होता है वो वृद्धि और विभाजन करता है, यानी वृद्धि और विकास के लिए उसको कोशिका विभाजन की जरूरत पड़ती है। अब ये जो कोशिका विभाजन होता है बच्चों, तो प्रत्येक कोशिका जो है वो सीधे विभाजन नहीं करती, विभाजन से पहले उसकी तैयारी करती है। और विभाजन से पहले जो उसकी तैयारी करती है, उस तैयारी और विभाजन को सम्मिलित करके हम उसे कोशिका चक्र कहते हैं, यानी सेल साइकिल। तो कोशिका चक्र या सेल साइकिल में वो सभी पद सम्मिलित होते हैं जो कोशिका को तैयार करते हैं विभाजन के लिए और उसके पश्चात विभाजन दर्शाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, जो कोशिका की तैयारी वाली अवस्था है जिसको हम अंतरावस्था या इंटरफेस कहते हैं, उसमें ज्यादा समय लगेगा। और विभाजन वाली अवस्था जिसे हम एम फेस कहते हैं, उसमें कम समय लगेगा। अब ये जानते हैं बच्चों कि जब हम एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो साल भर एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, तैयारी में ज्यादा समय लगता है और एग्जाम तो 3 घंटे का होता है, विभाजन तो बहुत कम समय में हो जाता है। तो जैसे कोशिका चक्र की अवधि दे रखी है बच्चों, आपको याद रखना है यीस्ट जो है, यो यूकैरियोट्स हैं, यीस्ट जो है उसका कोशिका चक्र 90 मिनट का है। मानव में जो कोशिका चक्र की अवधि है वो 24 घंटे की है। इसमें से 90 से 95% समय तो कोशिका तैयारी करता है, अंतरावस्था में रहता है, और 5 से 10% के अंदर वो विभाजन कर लेता है। मतलब 24 घंटे का अगर मानव कोशिका चक्र है मानव कोशिका का, तो उसमें से 22 से 23 घंटे तो विभाजन की तैयारी होती है अंतरावस्था में, और 1 से 2 घंटे में विभाजन हो जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब कोशिका की तैयारी होती है अंतरावस्था में क्या क्या चीजें होती हैं। तो तैयारी में कोशिका की या कोशिका द्रव्य की वृद्धि देखी जाती है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, कोशिकांगों की वृद्धि होती है। तो यह सारी तैयारी के अंदर आता है। इसमें एनसीईआरटी की एक लाइन दे रखी है कि जो कोशिका द्रव्य की वृद्धि है, जो कोशिकांगों की वृद्धि है, ये तो सतत रूप से पूरी अंतरावस्था में चलती रहती है। लेकिन जो डीएनए प्रतिकृतिकरण है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, वो एक विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट जगह एस अवस्था में होता है। फिर आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जब ये अंतरावस्था या इंटरफेज या तैयारी वाली हम बात करते हैं, तो इस अंतरावस्था में जीवन, एस और जी2 अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं, और इन सब अवस्थाओं में विभाजन के लिए तैयारी होती है। जीवन अवस्था जो है बच्चों, जीवन अवस्था, एस अवस्था और जी2 अवस्था जो है, उसके अतिरिक्त एक जी0 अवस्था पाई जाती है, जी नॉट अवस्था जिसे कहते हैं। जी0 अवस्था में केवल वही कोशिकाएं पाई जाती हैं जो विभाजन नहीं कर रही हैं। तो जो कोशिका विभाजन नहीं करती है वो जी0 अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि हमारी हृदय कोशिकाएं और न्यूरॉन्स। हमारे न्यूरॉन्स और हमारे हृदय की कोशिकाएं जीवन में कभी विभाजन नहीं करती, और क्योंकि वो जीवन में कभी विभाजन नहीं करती, वो जीवन पर्यंत जी0 अवस्था में रहती हैं। हां, अगर हमारी कोई कोशिका विभाजन नहीं कर रही है तो वो जी0 अवस्था में रहती है, लेकिन अगर विभाजन की आवश्यकता पड़ जाए तो वो जी0 से निकलकर कोशिका चक्र में आ जाती है। फिर आपको ध्यान में रखना है बच्चों, एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भले ही कोशिका विभाजन ना करती हो, जी0 की अवस्थाएं या जी0 अवस्था में जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन नहीं करती, लेकिन वो उपापचय के रूप से सक्रिय रहती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती है, कार्य जरूर करती है, विभाजन नहीं कर रही है। फिर आपको ध्यान में रखना है बच्चों, जीवन अवस्थाएं हैं और जी2 अवस्थाएं हैं, इसमें आरएनए और प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है। जीवन अवस्था में वो आरएनए और प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है जिसकी आवश्यकता एस अवस्था में होती है, और जी2 अवस्था में वो आरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं जिनकी आवश्यकता एम फेज में होती है, विभाजन में। जैसे बच्चों एम अवस्था या विभाजन में हमको पता है तर्कु तंतु या स्पिंडल फाइबर्स का काम होता है, और तर्कु तंतु के लिए टिब्यूलिन प्रोटीन्स चाहिए। तो टिब्यूलिन प्रोटीन्स की आवश्यकता एम अवस्था में होती है, उसका निर्माण आपके पास जी2 अवस्था में होता है। इसी तरह से एस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, और उसके लिए आवश्यक आरएनए और प्रोटीन्स का निर्माण जीवन अवस्था में होता है। तो जीवन अवस्था और जी2 अवस्था में आरएनए और प्रोटीन्स बनते हैं जिनकी आवश्यकता एस और एम अवस्था में पड़ती है। फिर जीवन अवस्था से हम अगले अवस्था में आते हैं, एस अवस्था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एस अवस्था को हम संश्लेषी अवस्था कहते हैं, और इसमें 3 प्रमुख चीजें होती हैं। एस अवस्था में सबसे पहले जो केंद्रक का डीएनए है, केंद्रक में पाए जाने वाले डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है।
उसके साथ साथ डीएनए से जुड़े हुए हिस्टोन प्रोटीन्स का गुणन होता है, और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का भी द्विगुणन होता है। तो ये तीनों लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। केंद्रक डीएनए का प्रतिकृतिकरण, हिस्टोन प्रोटीन्स का गुणन और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र का गुणन होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों की एस अवस्था में जब डीएनए का गुणन होता है, डीएनए प्रतिकृतिकरण करता है, तो डीएनए की मात्रा या क्रोमैटिड की मात्रा डबल हो जाती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या पर कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका अर्थ यह है कि अगर आपके पास 2n गुणसूत्रों की संख्या 2n है, तो डीएनए प्रतिकृतिकरण के पश्चात भी गुणसूत्रों की संख्या तो 2n ही रहती है। लेकिन यदि आप डीएनए की मात्रा या क्रोमैटिड की मात्रा को 2c से डिनोट करती है एनसीईआरटी, तो डीएनए प्रतिकृतिकरण के पश्चात, एस अवस्था के पश्चात डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है, क्रोमैटिड की मात्रा डबल हो जाती है, यानी 2c से 4c हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या समान रहेगी, डीएनए की मात्रा और क्रोमैटिड की मात्रा डबल हो जाती है, 2c से 4c हो जाती है। फिर G2 अवस्था में बच्चों हमने बात ही की कि वो आरएनए और प्रोटीन्स का निर्माण होता है जिनकी आवश्यकता M अवस्था में होती है, यानी विभाजन में होती है। अब जब हम विभाजन अवस्था की बात करते हैं बच्चों, M अवस्था की बात करते हैं, तो अब समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, दो प्रकार के विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन को माइटोसिस कहा जाता है और अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहा जाता है। सबसे पहले हम माइटोसिस या समसूत्री विभाजन की बात करेंगे। अब समसूत्री विभाजन जो होता है बच्चों, वो हमारे शरीर की सभी कायिक कोशिकाओं में होता है। जो आपके बॉडी सेल्स हैं, जर्म सेल्स, जो आपके कायिक कोशिकाएं हैं, बॉडी सेल्स हैं, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। आपकी त्वचा कोशिकाओं में, आपकी यकृत की कोशिकाओं में, पेशियों में, जो सारी कायिक कोशिकाएं हैं, उनमें समसूत्री विभाजन होता है, जो कि एक प्रकार का अलैंगिक विभाजन है। अलैंगिक विभाजन इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें किसी प्रकार की विभिन्नता, किसी प्रकार की विषमता नहीं देखी जाती है। जब एक कोशिका विभाजन करती है, विभाजन से दो नई कोशिकाएं बनाती है, पुत्री कोशिकाएं, तो वो आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे के क्लोन्स होते हैं, उसमें किसी प्रकार की आनुवांशिक विभिन्नता नहीं आती है। मतलब एक त्वचा को कोशिका विभाजन के द्वारा दो नई त्वचा की कोशिकाएं बनाएंगी जो हूबहू एक जैसी होंगी। यकृत कोशिका हेपेटोसाइट है, वो विभाजन के द्वारा हूबहू एक जैसी कोशिकाएं बनाएंगी। तो इनमें क्लोन्स बनते हैं, एक समान कोशिका, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, किसी प्रकार की विभिन्नता नहीं देखी जाती। फिर जब हम समसूत्री विभाजन की बात करते हैं बच्चों, तो माइटोसिस जो है जंतु कोशिकाओं में भी होता है और आपके पास पादप कोशिकाओं में भी होता है। एनसीईआरटी में स्पष्ट तौर पे दे रखा है, जंतु कोशिकाओं के अंदर सामान्यतः द्विगुणित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और कुछ कीटों में, अगुणित कीटों में भी होता है, लेकिन प्रमुख रूप से द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। और पादप कोशिकाओं की बात करें तो पादप कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन या माइटोसिस अगुणित और द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में देखा जाता है। फिर जब हम समसूत्री विभाजन की बात करते हैं बच्चों, माइटोसिस की बात करते हैं, तो आपको याद रखना है कि एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजन करेगी। विभाजन के दौरान सबसे पहले कोशिका का केंद्रक विभाजन करता है, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और उसके पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन करता है, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले हम केंद्रक विभाजन यानी कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं। तो जब हम केंद्रक विभाजन या कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे बच्चों, तो उसमें आपको चार अवस्थाएं ध्यान में रखनी है। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। सभी के बिंदु के फॉर्म में बता रहा हूं, आसानी से सुनना, याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की सबसे पहली अवस्था है प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था में आपको इतना से याद रखना है कि इससे पहले जो अंतरावस्था थी उसमें क्रोमैटिन मटेरियल था, उसमें डीएनए क्रोमैटिन के रूप में बिखरा हुआ था। तो प्रोफेज अवस्था में वो क्रोमैटिन जो पदार्थ है वो संघनित होकर, वो कंडेंस होकर गुणसूत्रों का रूप लेगा, और हर गुणसूत्र में आपको एक गुणसूत्रीय बिंदु सेंट्रोमियर मिलेगा और दो सिस्टर क्रोमैटिड्स मिलेंगी। दो सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों मिलती है? क्योंकि डीएनए का प्रतिकृतिकरण एस अवस्था में हुआ था, इसलिए क्रोमैटिड की मात्रा 4c है, डीएनए की मात्रा 4c है, एक गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड्स हैं। फिर आपके पास क्रोमैटिन रेशे संघनित होकर गुणसूत्र का रूप लेते हैं। प्रोफेज में यह पहली चीज हो रही है। दूसरी चीज होती है जो तारक केंद्र होते हैं, जिनका गुणन भी इस अवस्था में हुआ था। ये तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते हैं और विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करते करते तर्कु तंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और तीसरी अवस्था प्रोफेज के अंत तक आते आते, लेट प्रोफेज में, प्रोफेज के अंत में ईआर, गोल्जी काय, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका सभी नष्ट या विलुप्त हो जाते हैं।
प्रोफेज खत्म होते ही मेटाफेज की शुरुआत होती है। अब एनसीईआरटी में दे रखा है कि कैसे पता चलेगा कि मेटाफेज की शुरुआत हुई है। इसका मतलब केंद्रक झिल्ली पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती है और सभी गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। इसका मतलब मेटाफेज की शुरुआत हो गई है। मेटाफेज में गुणसूत्र और संघनित होते हैं और सर्वाधिक संघनित होते हैं मेटाफेज में। इसलिए अगर गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन करना होता है, मॉर्फोलॉजी का अध्ययन करना होता है, तो सबसे बेहतर अवस्था मेटाफेज है। फिर मेटाफेज में तर्कु तंतु यानी स्पिंडल फाइबर्स का बहुलीकरण पूरा हो जाता है। और ये तर्कु तंतु जो है वो टिब्युलिन प्रोटीन से बने होते हैं और थोड़ा बहुत आरएनए होता है। तो तर्कु तंतु का बहुलीकरण पूरा का पूरा किसमें हो जाता है? मेटाफेज में। और गुणसूत्रीय बिंदु सिस्टर क्रोमैटिड्स को लेकर मध्य पट्टी या इक्वेटर पे व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये लक्षण मेटाफेज में देखा जाता है। फिर मेटाफेज के बाद नेक्स्ट लक्षण आता है, नेक्स्ट अवस्था आती है एनाफेज। एनाफेज में गुणसूत्रीय बिंदु का विघटन होता है। तो गुणसूत्रीय बिंदु या सेंट्रोमियर का विघटन होगा तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग अलग हो जाती हैं। तो एनाफेज अवस्था में गुणसूत्रीय बिंदु या सेंट्रोमियर का विघटन होता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स पृथक होकर अलग अलग होकर विपरीत ध्रुवों की ओर गति करती हैं। मतलब जो डीएनए या क्रोमैटिड की मात्रा थी वो 4C से वापस 2C हो जाती है एनाफेज में। एनाफेज के बाद जो अंतिम अवस्था होती है कैरियोकाइनेसिस की, वो होती है टीलोफेज। टीलोफेज आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रोफेज का विपरीत अवस्था है। जो जो चीजें प्रोफेज में हो रही थी उसकी उल्टी अवस्थाएं टीलोफेज में होंगी। मतलब जो क्रोमोसोम था गुणसूत्र वो असंघनित होकर वापस क्रोमैटिन रेशो में परिवर्तित हो जाएगा। और जो ईआर, गोल्जी और केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हुए थे वो पुनः निर्मित कब हो जाते हैं? टीलोफेज में पुनः निर्मित हो जाते हैं। तो एक कोशिका में दो केंद्रक हो चुके हैं, केंद्रक विभाजन पूरा हो चुका है। अब केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन करना है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब ये जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है या साइटोकाइनेसिस है, जंतु कोशिका में अलग तरीके से होता है, पादप कोशिका में अलग तरीके से होता है। जंतु कोशिका में उसको हम कॉन्स्ट्रिक्शन या क्लीवेज फरो, खांच या विदलन के नाम से जानते हैं, जबकि पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका पट्टी या सेल प्लेट मेथड से होता है। विदलन की जो प्रक्रिया है जंतु कोशिकाओं में, उसमें प्लाज्मा झिल्ली बाहर से अंदर की तरफ संकुचित होती है और प्लाज्मा झिल्ली को बाहर से अंदर की तरफ संकुचित करने में सूक्ष्म तंतु माइक्रोफिलामेंट्स काम करते हैं। और जब प्लाज्मा झिल्ली बाहर से अंदर की तरफ संकुचित होती है तो कोशिका दो में विभाजित हो जाती है। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका पट्टी वाला मेथड है बच्चों, उसमें क्या होता है, उसके केंद्र में, क्योंकि कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, भित्ति के कारण बाहर से अंदर संकुचन संभव नहीं होता, इसलिए पादप कोशिका के केंद्र में कई सारे गोल्जी इकाई व्यवस्थित होते हैं। वो फ्रैग्मोप्लास्ट नामक संरचना का निर्माण करते हैं, जिससे मध्य पट्टिका भीतर से बाहर की ओर बनती है और मध्य पट्टिका भीतर से बाहर की ओर बनती है और कोशिका दो में विभाजित हो जाती है। इसे हम कोशिका पट्टी या सेल प्लेट मेथड कहते हैं, जो पादपों में देखा जाता है। यह बात हम लोगों ने की थी बीच समसूत्री विभाजन की। अब समसूत्री विभाजन का फायदा क्या है, समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है? तो आपको पता है, कोई भी नई कोशिकाओं का निर्माण करना होता है, पुरानी कोशिकाओं को नई कोशिकाओं से प्रतिस्थापित करना होता है, तो समसूत्री विभाजन चाहिए। वृद्धि करनी है, विकास करना है, युग्मनज भ्रूण का विकास करना है, तो समसूत्री विभाजन चाहिए। पुरानी कोशिकाएं जो नष्ट हो जाती हैं उससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो समसूत्री विभाजन चाहिए। कोशिका का आयतन अगर बहुत बढ़ जाता है तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जब उसका वॉल्यूम, आयतन, कोशिका द्रव्य की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो उसको दो छोटी कोशिकाओं में विभाजित करना पड़ता है, उसके लिए भी समसूत्री विभाजन चाहिए होता है। तो ये तो हम लोगों ने समसूत्री विभाजन की बात की। अब अपन अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की बात करेंगे। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन जो है वो लैंगिक जनन में यूज आता है। और क्योंकि वो लैंगिक जनन में यूज आता है इसलिए वो जनन कोशिकाओं में या जर्म सेल्स में देखा जाता है। तो जब आपको युग्मक निर्माण करना होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना है, अंड कोशिकाओं का निर्माण करना है, तो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस देखा जाता है। इसका मतलब यह है कि सभी लैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में मियोसिस होता है, अलैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में मियोसिस नहीं होता है। फिर अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस की हम बात करें बच्चों, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 इसमें शामिल है। मियोसिस 1 यानी अर्धसूत्री विभाजन 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जबकि मियोसिस 2 में गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, केवल क्रोमैटिड जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इसका मतलब मियोसिस 2 है तो समसूत्री विभाजन, उसके सारे पद समसूत्री विभाजन या माइटोसिस जैसे होते हैं।
इसका मतलब जो सबसे भिन्न अवस्था है, जो सबसे बेहतरीन अवस्था है, वो अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस 1 है, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और जो युग्मक बनते हैं वो एक जैसे नहीं होते। युग्मक आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं और यह भिन्नता जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर के कारण आती है, जो अभी हम मियोसिस में देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले मियोसिस 1 या अर्धसूत्री विभाजन 1 की हम बात करते हैं बच्चों। आपको एक चीज याद रखनी है, जब हम अर्धसूत्री विभाजन 1 की बात करते हैं तो इसमें भी आपके पास वही चार अवस्थाएं आएंगी: प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इसमें सबसे लंबी अवस्था जो कोशिका चक्र की होती है, कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था जो होती है वो प्रोफेज 1 होती है और प्रोफेज 1 को 5 उप अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। इन 5 उप अवस्थाओं में से एक प्रश्न आना निश्चित है। 5 उप अवस्थाएं होती हैं बच्चों: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। सबसे पहली अवस्था होती है लेप्टोटीन, जिसको गुलदस्ता अवस्था या बूके अवस्था भी कहते हैं। लेप्टोटीन में वही चीज होगी जो क्रोमैटिन रेशे थे वो संघनित होकर गुणसूत्रों का रूप ले लेंगे। तो क्रोमैटिन रेशे संघनित होकर गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं, ये लेप्टोटीन की अवस्था है। लेप्टोटीन के बाद आता है जाइगोटीन, और जाइगोटीन में अब सारी भिन्नता चालू होती है, क्योंकि जाइगोटीन में हर गुणसूत्र अपने जोड़े को ढूंढकर युग्मन दर्शाता है और गुणसूत्र अपने जोड़े को ढूंढता है, इसका मतलब समजात गुणसूत्रों का युग्मन देखा जाता है। तो जाइगोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्र युग्मित होते हैं और इस समजात गुणसूत्र के युग्मन को सिनैप्सिस कहा जाता है। जैसे ही समजात गुणसूत्रों का युग्मन होगा, आपके पास बाइवेलेंट या टेट्राड का निर्माण होगा। बाइवेलेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 समजात गुणसूत्र युग्मित हुए हैं, और टेट्राड इसलिए कहते हैं क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स होती हैं। इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स भी होती हैं और 2 समजात गुणसूत्र की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी शामिल हैं। अब इसका मतलब यह है कि सिनैप्सिस के कारण बाइवेलेंट और टेट्राड का निर्माण किसमें हो जाता है? आपके पास जाइगोटीन अवस्था में, और समजात गुणसूत्रों को एक दूसरे से जोड़ने में, चिपकाने में एक साइनैप्टोनिमल संकुल काम करता है। फिर जाइगोटीन के बाद बहुत महत्वपूर्ण अवस्था आती है पैकाइटीन, जिसमें आनुवांशिक भिन्नता आती है, और आनुवांशिक भिन्नता आती है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर या पुनर्योजन के कारण। अब जीन विनिमय या पुनर्योजन में क्या होता है? जो समजात गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य डीएनए का आदान प्रदान होता है। तो जब समजात गुणसूत्रों की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के मध्य डीएनए का आदान प्रदान होता है और इसमें रिकॉम्बिनेस नामक एंजाइम काम करती है, इसको जीन विनिमय कहते हैं। इसी के कारण आनुवांशिक भिन्नता आती है, इसी के कारण हर युग्मक एक दूसरे से अलग होता है और वो अपने जनक कोशिका से भी अलग होता है। तो आनुवांशिक भिन्नता जीन विनिमय के कारण आती है, जो पैकाइटीन अवस्था में देखा जाता है। पैकाइटीन के बाद नेक्स्ट अवस्था आती है बच्चों डिप्लोटीन। डिप्लोटीन कई महीनों से सालों तक चल सकती है, और डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है? साइनैप्टोनिमल संकुल घुलने लगता है और समजात गुणसूत्र प्रतिकर्षण करते हैं। जब समजात गुणसूत्र प्रतिकर्षण करेंगे तो वो उन क्षेत्रों पे जुड़े रहेंगे जहां पर जीन विनिमय होता है। तो वो एक्स आकार की संरचना जहां पर वो जुड़े हुए हैं जीन विनिमय के कारण, उनको कायस्माटा कहते हैं। तो कायस्माटा आपको डिप्लोटीन अवस्था में देखा जाता है। फिर अंत प्रोफेज 1 की अंतिम अवस्था होती है डाइकाइनेसिस, जिसमें कायस्माटा का उपांति भवन होता है, यानी टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, और केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर और गोल्जिकाएं विलुप्त हो जाते हैं। प्रोफेज 1 के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में कुछ नहीं हो रहा, बहुत आसान है। तर्कु तंतु का बहुलीकरण होता है, स्पिंडल फाइबर्स, और समजात गुणसूत्र का जोड़ा जो है वो मेटाफेज पट्टी या केंद्र में आकर व्यवस्थित हो जाता है। मेटाफेज 1 के बाद आता है एनाफेज 1, बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है। इस एनाफेज 1 में समजात गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी एनाफेज 1 में ही हो जाती है। लेकिन याद रखना, यह समसूत्री विभाजन से अलग है, क्योंकि माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के एनाफेज में सेंट्रोमियर, गुणसूत्रीय बिंदु का विघटन हो रहा था, लेकिन मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में गुणसूत्रीय बिंदु का पृथक्करण नहीं होता है, समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। टीलोफेज 1 में वही उल्टी चीज हो रही है प्रोफेज की, यानी जो गुणसूत्र थे वो आपके पास क्रोमैटिन रेशो में रूपांतरित हो जाते हैं और वह पुनः लौट आता है ईआर और गोल्जी का।
अब मियोसिस 1 के बाद बच्चों मियोसिस 2 होता है। मियोसिस 2 को आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मियोसिस 2 के सभी पद एग्जैक्टली माइटोसिस जैसे होते हैं। तो माइटोसिस के जितने पद हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़े थे, वो सारे के सारे पद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 में देखे जाते हैं। अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यदि सवाल आ जाए कि अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस में गुणसूत्रीय बिंदु का विघटन कब होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग कब होते हैं, तो वो एनाफेज सेकंड में होंगे, क्योंकि एनाफेज सेकंड हूबहू किसके जैसा है, एनाफेज के जैसा है। फिर एक चीज आती है बच्चों, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के मध्य, जब मियोसिस 1 खत्म होता है और मियोसिस 2 की शुरुआत होती है, तो दोनों के मध्य एक अंतरावस्था इंटरकाइनेसिस देखी जाती है। तो इंटरकाइनेसिस एक अल्पकालिक अवस्था है जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के मध्य देखी जाती है। तो मियोसिस का महत्व क्या हो गया बच्चों? मियोसिस का महत्व इसलिए हो गया क्योंकि ये जैव विकास में योगदान दे रहा है, एवोल्यूशन में योगदान दे रहा है, क्योंकि इसके कारण ही आनुवांशिक भिन्नता आती है। आनुवांशिक भिन्नता आने का कारण ही मियोसिस के दौरान जीन विनिमय है। दूसरा, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आप गुणसूत्रों की संख्या स्थायी रखना चाहते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी आप चाहते हो कि गुणसूत्रों की संख्या सेम रहे, तो उसके लिए आपको एक पीढ़ी में गुणसूत्रों की संख्या आधी करनी पड़ती है, जो मियोसिस करता है। तो ये बच्चों समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का एक पॉडकास्ट था। आई होप आपका ये चैप्टर रिवाइज बढ़िया तरीके से हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।